आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत बढ़िया आर्टिकल है कि भारत क्यों जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर ये दोनों ही भारत के हाथ से जाती जा रही है। क्यों जाती नहीं जा रही है, जा चुकी है। संजय बारू ने इसको लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये छपा है। बहुत ही अच्छे एडिटोरियल्स, आर्टिकल नहीं एडिटोरियल है, बहुत अच्छे एडिटोरियल टाइम्स ऑफ इंडिया में आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे आइए। तो देखो, हम यहाँ पे पॉइंट्स को देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा शानदार कोर्सेज हमारे आते हैं। अब सेल खत्म हो गई है, ओके। तो हमारे शानदार कोर्सेज आते हैं, आप ऐप को डाउनलोड करिए, उन कोर्सेज को अवेल करिए। एनसीईआरटी हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है, यूपीएससी हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले तो अफगानिस्तान की। देखिए, इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिक्स मतलब भारत की आर्थिक नीति भी बहुत अच्छी नहीं रही है। आर्थिक हिसाब से भी भारत नीचे जा रहा है और जियो पॉलिटिक्स में भी भारत नीचे जा रहा है। अब उसका रीजन है सबसे पहले तो अनसर्टेनिटी। ये देखिए, जो अफगानिस्तान में हुआ, भारत अफगानिस्तान में बिल्कुल अलग खेल खेल रहा था। भारत ने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पे 2.3 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए थे। अब किसी को भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी तालिबान आ जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि एक तो चाइना और पाकिस्तान और रशिया तीनों देश तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का ही रूल तीनों देश चाहते हैं। पाकिस्तान तो भाई है एक तरीके से तालिबान का, चाइना भी चाहता है। चाइना को स्ट्रैटेजिकली बड़ा फायदा है। चाइना भी वही गलती करे जो अमेरिका और सोवियत ने की थी। चाइना को लगता है कि वो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज अफगानिस्तान के यूज कर सकता है। तीसरा पॉइंट, रशिया को अफगानिस्तान बहुत पहले से चाहिए। अफगानिस्तान बहुत पहले से चाहिए, लेकिन रशिया आज तक ले नहीं पाया, सोवियत आज तक ले नहीं पाया। तो ये उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रशिया ने भाई हथियार दिए तालिबान को और अमेरिका चला गया। अमेरिका भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, इस समय अमेरिका चला गया छोड़ के। तो भारत के लिए तो मुसीबत है ना कि एक्चुअली तालिबान से कैसी नीति अपनाएं। देखिए, अगर तालिबान के साथ जाएं तो प्रॉब्लम है। तालिबान के साथ आप कैसे जा सकते हो? यहां पे हमारे लीडर्स नरेंद्र मोदी ने खुद बोला है कि तालिबान मतलब हम कोई भी ऐसे देश का साथ नहीं देंगे ना जो टेररिज्म पे बना है। हम कैसे ऐसे देश का साथ दे सकते हैं? तो पहली बात तो तालिबान से, क्योंकि हमने तालिबान का दंश झेला है। आईसीजे 814 को हाईजैक किया, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, सबने अपने हेडक्वार्टर्स यहां पे शिफ्ट करने लगे हैं, ऑफिसर्स यहां पे बनाने लगे हैं। तो ये दंश हम फिर से झेलेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम तालिबान से दोस्ती ना करें तब क्या करें? क्योंकि हमारे लिए अफगानिस्तान स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। और अब ये कोई बात नकार नहीं सकता कि तालिबान आ गया है और सालों तक रहने वाला है यहां पे। तो हमारे लिए हम दोनों तरफ से गिर गए, ना जाए तो मुसीबत, जाए तो मुसीबत। तो भारत के लिए ये डिसीजन बड़ा मुश्किल है। तो जियो पॉलिटिक्स में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, समझ नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म यहां पे ऑथर बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म आएगा कब? ये लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग रन है ना, ये कुछ ज्यादा ही लंबा होता जा रहा है। अभी तक हम काफी तेजी से आगे बढ़े। फॉरेन पावर, वी आर वन ऑफ द फॉरेन पावर्स, मतलब हम काफी ज्यादा बड़े हैं इकोनॉमिकली और जियो पॉलिटिकली भी। लेकिन अब वो थोड़ा सा छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हां ये प्रॉब्लम है, हम इससे भाग नहीं सकते। ऐसा देखिए, थोड़ा सा हम इतिहास जानते हैं। यहां पे संजय बारू इतिहास का हवाला देते हुए काफी कुछ बताते हैं। देखिए, भारत पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के बाद से, यानी कि 1991, जहां पे कोल्ड वॉर 1991 में खत्म हुआ, हमारा एरा, हम 1991 के बाद शुरू हुए। 1991 को हमने अपनी इकोनॉमी खोली, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, पूरी दुनिया से हम जुड़ गए। अभी तक हमें क्लोज्ड इकोनॉमी थे और तब से लेकर अभी तक वी आर राइजिंग पावर। हम बहुत तेजी से आगे बढ़े। मेजर इवेंट्स 1991 के बाद ही हुए, 1991 के बाद ही हुए। अभी भी हम एक एस्पिरेशनल पावर हैं, आप समझ रहे हो। अमेरिका चाहते ही है कि भारत एक सुपर पावर रहे, ना कि चाइना। पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड जो है, हमारे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, हम जियो पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी दोनों ही तरीके से हम बहुत तेजी से आगे बढ़े। अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारी जो नेशनल इनकम थी 1958 से लेकर
1980 तक वो तकरीबन 3.5% के अराउंड थी। फिर 1980 से लेकर 2000 तक ये 5.8% तक रही। फिर 2010 तक ये 7.5% तक रही। और 2010 के बाद गोल्डन एरा आया जब हम 8.5%, अरे सॉरी, 2003 से लेकर 2010 तक, मतलब 2000 से लेकर 2000 उसके बाद तक 7.5%। लेकिन 2010 तक जब तक अमेरिकन रिसेशन नहीं आया, हम गोल्डन एरा में थे। 8.5% की ग्रोथ रेट थी और तब बहुत सब कुछ शानदार था। अब ये जो हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी, भाई देखो ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट, तो सबसे पहले तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, गरीबी कम हुई, अर्बनाइजेशन शहरीकरण ज्यादा हुआ, एक्सटर्नल ट्रेड हमने ज्यादा किया, हमारा शेयर जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ा, हम कंपिटेटिव हुए, फर्म्स प्रोफेशनल्स बढ़ते गए, राइजिंग इंडिया का नैरेटिव हमने दिया और हम बढ़ भी रहे थे। हम इकोनॉमिकली तो बहुत अच्छे से आगे बढ़े। तो भारत ने अपने डोमेस्टिक इकोनॉमिक आर्किटेक्चर को काफी तेजी से बढ़ाया। अब इसमें पीवी नरसिम्हा राव का बहुत बड़ा योगदान है, अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा योगदान है, मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये तीनों ने किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी इस लेगेसी को आगे ले जाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन फिर कुछ ऐसे डिसीजन थे जो इकोनॉमी को नीचे ले गए, इससे हम नकार नहीं सकते। पोखरण 2 जब हमने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, ये भी 1998 में किया, अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत शानदार प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी हिम्मत थी कि उन्होंने पोखरण 2 किया। अब पोखरण 2 में उस समय अमेरिका ने कितने सैंक्शंस लगा दिए थे, लेकिन हमको, क्योंकि हम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो गए थे, जियो पॉलिटिक्स में हमारा दबदबा बढ़ रहा था, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। आज जो पोखरण 2 में जो देश प्रॉब्लम कर रहे थे, आज वो हमारा हिस्सा है। क्वाड इनिशिएटिव, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत। तो ये बताता है कि इकोनॉमिकली और जियो पॉलिटिकली हम ताकतवर हो रहे हैं। अब भारत का राइज अगेन 2 प्रेमाइसेस पे था। एक तो इकोनॉमिकली हम आगे बढ़ रहे थे, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड NSAB एडवाइजरी बोर्ड, जो कि लेट के सुब्रमण्यम चेयर कर रहे थे, उन्होंने 2000 में बताया था कि इकोनॉमिक पावर जो है ये हमारा कॉर्नर स्टोन है। हम जितना इकोनॉमिकली आगे बढ़ेंगे उतना हम जियोपॉलिटिकली भी आगे बढ़ेंगे और उतना देश भी आगे बढ़ेगा। दूसरा, जियोपॉलिटिक्स, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था, जो भारत के बाहर का एनवायरनमेंट था, वो हमारे लिए काफी ज्यादा फेवरेबल था, जिससे भारत आगे बढ़ा। हमारी फॉरेन पॉलिसी शानदार रही और फॉरेनर्स भी, जो बाकी देश भी, वो भी हमको सपोर्ट कर रहे थे। भर भर के FDI आया, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट था, बड़ी बड़ी कंपनीज आई, तो कैपिटलाइजेशन ने भारत को काफी ज्यादा हेल्प की। लेकिन अभी अगर बात करें तो दिक्कत हो रही है। अब जैसे चाइना, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिहाद, ये हमको दिक्कत कर रहा है। चाइना इधर जो भी भारत के खिलाफ जाएगा उसको सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान का भी यही हालात है। ग्लोबल जिहाद, कई सारे टेररिस्ट जो ग्लोबल जिहाद छेड़ना चाहते हैं। अमेरिका हमारा नेचुरल एराई है। मनमोहन सिंह ने भी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमेरिका के साथ साइन किया। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तो, भाई अभी तो अमेरिका ही लीडर है ना, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इन सबको नोटिस किया और भारत को एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह देखा जाने लगा। ये चीज है। अब 2 डेवलपमेंट अभी अगर बात करें, ये तो हमने बात कर ली कि 2010 तक कैसे भारत डेवलप हुआ, लेकिन अभी अगर बात करें तो यहां पे 2 चीजें हमको नुकसान पहुंचा रही हैं इस सिनारियो में। सबसे पहले तो जो हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन आया 2010 के बाद नहीं, 2019 से अक्टूबर से ये स्लो डाउन शुरू हुआ था। मारुति की सेल्स डिप हुई, ऑटोमोबाइल सेक्टर से स्लो डाउन शुरू हुआ। 2020 मार्च में, फरवरी में कोविड आ गया, कोविड-19। ये 2 फैक्टर्स इतने खतरनाक थे जिसने हमारी इकोनॉमी को पूरा तोड़ के रख दिया। और अब स्लो डाउन जो है वो काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म है। स्लो डाउन मतलब नेगेटिव ग्रोथ, लेकिन 2 से ज्यादा क्वार्टर्स में अगर आपकी लगातार नेगेटिव ग्रोथ है तो आप रिसेशन में जा सकते हो, ठीक है। तो कोविड-19 पैंडेमिक जो है इसने और चीजें हालत बहुत गलत कर दिया, बहुत खराब कर दिया चीजें। हमारी इकोनॉमी भाई पहली बार -23, भाई फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट है 2020 के, -23% पे थी हमारी इकोनॉमी ग्रोथ रेट। और अभी भी इकोनॉमी जैसा 2000 से लेकर 2014 तक 7.5% की ग्रोथ रेट थी,
अभी वो नहीं होने वाली है। तो ये दो चीजें, कोविड ने हमारी बैंड बजा दी, है ना। 7.5% जो हम ग्रो कर रहे थे वो एकदम से नीचे गिरा। ये सारी चीजें, फिर उसके बाद हमारी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाली थी, वो कंसेंसस पे कुछ किया नहीं गया। बहुत सारे ऐसे एक्ट थे जो ऐसे ही पारित कर दिए गए, किसी से पूछा नहीं गया। अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा डेवलप हुई है कि क्या वाकई में हम आगे सस्टेन कर पाएंगे। अनसर्टेन है मार्केट, इन्वेस्ट करें नहीं करें, इकोनॉमी एकदम रुक सी गई थी। अब देखिए इसमें तो कोविड में तो कोई कुछ कर नहीं सकता था। दूसरा हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ठीक है, ये जो जियो पॉलिटिक्स है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट इतना खराब हो चुका है दोस्तों इस समय। चाइना हद से ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, हद से ज्यादा, हर चीज में चाइना का हस्तक्षेप। अफगानिस्तान का बहुत बड़ा इशू है दोस्तों हमारे लिए। ईरान, अभी तक अमेरिका और ईरान, हालांकि अब यह है कि न्यूक्लियर डील जो है वो दोबारा साइन हो जाएगी, जो बाइडेन जो है वो दोबारा साइन करेंगे। इजराइल का इशू, इतनी अनसर्टेनिटी है इस समय एक्सटर्नल वर्ल्ड में कि समझ नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान में ग्लोबल जिहाद की मांग चल रही है कि अब हम पूरी दुनिया में जिहाद फैलाएंगे और भारत को इसका सीधा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के पर्पस से भी बहुत दिक्कत है, एक्सटर्नली और इंटरनली भी। तो अमेरिका और इंडिया जो है, चाइना का जो राइज है उसको मैनेज करने में कामयाब हुए हैं, यस, लेकिन अभी भी चाइना बढ़ता ही जा रहा है। सो सबसे पहले हमको इन चीजों को सही करना है तो करना क्या पड़ेगा, हमको इकोनॉमी को पटरी पे लाना पड़ेगा। हमको एक स्टेबल और डोमेस्टिक रीजनल एनवायरनमेंट चाहिए, तभी हम दोनों ही फ्रंट को, इकोनॉमिक्स को भी और जियो पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल कर पाएंगे। और एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग चाहिए भारत और अमेरिका में। देखिए इस समय अमेरिका जो है ना चीजें अपने हिसाब से ही करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको भारत की भी माननी पड़ेगी। ये लेक्चर था दोस्तों, बहुत ही शानदार एडिटोरियल है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।